Hello, my dear children. Welcome back. Today we are going to start the largest form of business organization, company. बच्चों मेरे पास ये जो मार्कर पेन है ये कैमलिन कंपनी का है। आप सभी जानते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप कैमलिन के इस्तेमाल करते हैं ना, और भी कितनी सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन एक्चुअली कंपनी बनती कैसे है, कंपनी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कंपनी बनने में क्या क्या परेशानियां आती हैं, कितनी तरह की कंपनीज होती हैं, इस सब के बारे में हमारे पास बहुत ही लिटिल नॉलेज है। तो चलिए इस नॉलेज को इकट्ठा कर लेते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स। So let's start with the company form of organization. बच्चों, look at the definition of a company form of organization. An artificial person created by law having a separate legal entity, perpetual succession and a common seal. बहुत सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे नए नए से दिखेंगे, लेकिन ये डेफिनेशन समझ लेने के बाद आपको कंपनी के सारे फीचर्स समझ में आ जाएंगे। मैंने अंडरलाइन भी कर दिए हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, created by law, separate legal entity, perpetual succession and the common seal. जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वही फीचर्स हैं कंपनी के, कि एक ऐसी ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जो कि लॉ क्रिएट करता है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिसकी कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होती है और जिसका अपनी एक कॉमन सील होती है। इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं कंपनी। अब देख लेते हैं इनके इंडिविजुअल फीचर्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन एंड सो ऑन। सबसे पहले देखिए बच्चों, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बच्चों आप और मैं जो है ना, हम तो नेचुरल पर्सन है। आई हैव माई नेम, यू हैव योर नेम। लेकिन हमेशा जब ग्रुप ऑफ पर्सन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उस ग्रुप को भी एक नाम दिया जाता है। जैसे आप इंडिविजुअली 40 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, आप सबका अपना इंडिविजुअल नेम है, लेकिन आपकी क्लास को 12th A, 12th B, 12th C, 11th A, 11th B ऐसे कहा जाता है। तो ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है ना बच्चों, वो कलेक्टिव होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब समवन हु इज नॉट अ नेचुरल पर्सन बट विच इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, बट इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कैन स्यू, कैन बी स्यूड। तो जस्ट लाइक अ नेचुरल पर्सन कैन टॉक, लाफ, ब्रीथ, company is not a natural person. It cannot laugh, it cannot run, it cannot breathe, but it exists like a person. It is a group of persons and it exists like a person. So it has an individual identity, and in the name of the company it can do anything that an individual can do legally, like it can enter into a contracts, it can sue, means it can file a case can be filed against the company and so on. तो नेचुरल पर्सन वो होता है जो दिखता है, सांस लेता है, बोलता है, लेकिन कंपनी क्योंकि ग्रुप ऑफ पर्सन है तो वो नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन को हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। उसके बाद कंपनी फॉर्म कैसे होती है, फॉर्मेशन पे तो अभी हमें बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक भी पढ़ना है बच्चों। देयर आर 4 स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। रजिस्ट्रेशन कंपनी का मस्ट है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, HUF में मस्ट नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव कंपनी में मस्ट है। और देयर आर वेरियस स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी दैट वी हैव टू डू इन डिटेल राइट नाउ। सो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ वेरी लेंथी प्रोसीजर दैट वी विल बी लर्निंग स्टेप बाय स्टेप after we complete this topic. Then separate legal entity, जहां पर भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट मीन्स द कंपनी एंड द मेंबर्स आर नॉट द सेम, बिजनेस एंड द ओनर्स आर डिफरेंट इन द आईज ऑफ द लॉ। Does it mean that the money earned by the company and the money earned by the members of the company will be taxed separately? So that is the feature of separate legal entity. फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है बच्चों, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। तो कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। इट कैन ब्रॉड
to an end only by the law. It means company is a creation of a law, क्योंकि हमने देखा कि law इसको create करता है, एक registration के बाद ये create होती है. तो इसी तरह से वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होती है उसे वाइंडिंग अप कहते हैं. तो जिस तरह से क्रिएशन का लंबा प्रोसीजर है, उसी तरह से वाइंडिंग अप का प्रोसीजर भी बहुत लॉन्ग है. सो कंपनी इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ एंड इट कैन कम टू एन एंड ओनली बाय लॉ. सो दैट्स व्हाई इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, दैट इज अ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस. उसके बाद कॉमन सील. अब जैसे नेचुरल पर्सन तो साइन कर देता है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी बताया कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल तो हर डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर सकते हैं. तो कंपनी के जो सिग्नेचर होते हैं उसको हम कहते हैं कॉमन सील. और वो कहाँ पे एनग्रेव्ड होते हैं? रबर स्टैम्प पे. तो जो मोहर होती है कंपनी की, जो उसका ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है, दिस इज कॉल्ड द कॉमन सील ऑफ द कंपनी. सो एनी डॉक्यूमेंट दैट बियर्स अ कॉमन सील ऑफ द कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, and that document is a valid document because it bears a common seal. उसके बाद लायबिलिटी की बात करते हैं बच्चों. लायबिलिटी कंपनी में लिमिटेड होती है. हर एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय हिम होती है. उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई असर नहीं पड़ता कंपनी के डेट्स और लायबिलिटीज पे. अगर असेट्स ऑफ द कंपनी इनसफिशिएंट होते हैं टू पे द लॉसेस ऑफ द कंपनी, then the personal assets of the shareholders and the owners are not affected to pay the debts of the company. So all members of the limited liability up to the shares held by them or shares held by them may be unpaid amount on the shares held by them. फिर उसके बाद आते हैं रिस्क बियरिंग में. क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी का कोई एक ओनर नहीं होता. Anybody who purchases the shares of the company becomes the owner of the company. So that's why the risk also gets spread among the shareholders. तो risk bearing जैसे कि sole tradership और partnership में limited लोगों के पास होती है, but company form of organization में large number of shareholders हैं and the risk is also shared by all the shareholders. उसके बाद मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की अगर बात करें, तो जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कौन करता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर्स. तो यहाँ पर भी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक कमेटी बन जाती है, एक ग्रुप बन जाता है जो कि कंपनी को मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं. तो ये सारे फीचर्स हैं बच्चों कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, दैट कैन बी इजीली अंडरस्टैंडेबल. देख लेते हैं बच्चों के इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं. कुछ तो हम यहीं से समझ सकते हैं. मान लीजिए अगर फॉर्मेशन बहुत लंबी है तो इसको हम ड्रॉबैक में ले लेंगे, या वाइंडिंग अप प्रोसीजर भी बहुत लंबा है तो ये भी ड्रॉबैक में है. रिस्क बेयरिंग जो है वो सब में बढ़ जाती है तो ये बेनिफिट में ले सकते हैं. मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है बाय द ग्रुप ऑफ पीपल है और अपॉइंट किए जाते हैं प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स कंपनी को मैनेज करने के लिए, तो ये उसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट बेनिफिट में आ जाएगा. लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, ये भी बेनिफिट में आ जाएगा. तो इस तरह से इन्हीं फीचर्स में से वी आर गोइंग टू डू सर्टेन बेनिफिट्स and certain limitations. So just check it out. What are the benefits and what are the limitations of company form of organization? सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कि लायबिलिटी लिमिटेड होती है. जो शेयर्स होते हैं बच्चों शेयर होल्डर्स के पास, उसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे कि उसका पैसा लमसम नहीं दिया जाता कंपनी को, थोड़े थोड़े हिस्सों में दिया जाता है. तो कुछ पैसा वो कंपनी को इनिशियली दे देते हैं शेयर होल्डर्स और कुछ पैसा अनपेड रहता है. तो जो उनकी लायबिलिटी होती है अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, तो उतना ही पैसा उन्हें सिर्फ कंपनी को देना होता है जो उन्होंने शेयर्स पे नहीं दिया, उसके अलावा कोई पैसा नहीं देना होता है. फिर उसके बाद परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मैंने आपको पहले ही बता दिया था फीचर्स में ही, चाहे रिटायरमेंट हो, डेथ हो, रेजिग्नेशन हो मेंबर्स का या शेयर होल्डर्स का, उससे कंपनी की लाइफ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. उसके बाद मैनेजमेंट प्रोफेशनल होती है. रीजन क्या है कि कंपनी के पास एक तो लार्ज फंड्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं, फिर उन्हीं फंड्स की वजह से वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर लेते हैं. तो जो प्रोफेशनल एक्सेलेंसी होती है उनके पास, उसकी वजह से कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. कंपनी का स्कोप रहता है एक्सपेंशन का, अगेन बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस. फंड ज्यादा होते हैं,
लायबिलिटी लिमिटेड होने की वजह से ज्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, एक्सपर्ट मैनेजमेंट होती है, और ये सारी चीजें मिलकर कंपनी को एक्सपेंड एंड ग्रो करने में आसानी या बेनिफिट पहुंचाती हैं। और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट ये है बच्चों के शेयर्स कैन बी सोल्ड एंड कन्वर्टेड। जैसे हमने देखा सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेरे पास शेयर्स हैं तो मैं शेयर्स अपने बेच सकती हूँ, उसकी स्टॉक मार्केट्स हैं, या मैं शेयर्स को कन्वर्ट भी कर सकती हूँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जो फ्लेक्सिबिलिटी किसी और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है। अब ये देख लेते हैं कि दिक्कतें क्या आती हैं, परेशानियां क्या आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट परेशानी या ड्रॉबैक जो है वो है कॉम्प्लेक्सिटी इन द फॉर्मेशन। अभी हम आगे जब फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है कंपनी को बनाने का, पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, बहुत सारी लीगल प्रोविजंस होती हैं, तो उसकी वजह से कंपनी का फॉर्मेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना जाता है। और सिर्फ स्टार्टिंग में ही डिफिकल्टी नहीं है, numerous regulations are there regarding the audit of the company, regarding the filing of the report. Many provisions are there regarding the making of the books of accounts and so on. तो लगातार जो है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी भी लीगल प्रोसीजर्स जो हैं या जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा है, सिर्फ स्टार्टिंग में ही नहीं। डिलेज इन द डिसीजन मेकिंग, यही सारे जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं वो किस चीज का कारण बनते हैं, डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है, एक्शन इंप्लीमेंटेशन डिले हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि कंपनीज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो फाइनल अथॉरिटी नहीं होते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, टॉप मैनेजमेंट से उनको परमिशंस ऑब्टेन करनी पड़ती हैं, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, जिन सारी चीजों की वजह से टाइमली डिसीजंस कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लिए जाते। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है बच्चों, ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ओलिगार्की का मतलब होता है कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि कंपनी डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड होती है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन एक्चुअली क्या होता है बच्चों, शेयर होल्डर्स इतने स्प्रेड होते हैं कि शेयर्स तो वो खरीद लेते हैं, लेकिन रेयरली कोई भी शेयर होल्डर्स जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग्स अटेंड करते हैं कंपनीज की। तो ज्यादातर इन प्रैक्टिस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उन्हीं के पास बहुत सारा फ्रीडम होता है, और कभी कभी वो ऐसे डिसीजंस भी ले लेते हैं दे आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो उससे क्या माना जाता है कि कंपनी का एक ड्रॉबैक है दैट इट इज रन बाय द रूल ऑफ द फ्यू पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। डेमोक्रेसी इज ओनली ऑन पेपर्स बट प्रैक्टिकली इट इज रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रूल बाय द फ्यू। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। इतने सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि हर कोई अपना ही फायदा चाह रहा होता है। मैनेजर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी सैलरीज बढ़ती रहें, प्रोफेशनल मैनेजर्स क्योंकि वो होते हैं। उसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। तो हर तरह के स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं होता, और इसीलिए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये ड्रॉबैक माना जाता है कि देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, हमने देखा था सोल ट्रेडरशिप में कि सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है, क्योंकि सोल ट्रेडर जो भी करता है उसका डायरेक्ट रिजल्ट उसी को मिलता है। अब कंपनी फॉर्म में तो ऐसा नहीं है, वहां पे मैनेजर्स अलग हैं, ओनर्स अलग हैं। तो मैनेजर्स को तो अपनी फिक्स सैलरी मिलती है, प्रॉफिट से उनका कोई लेना देना नहीं होता, उनके टाइम बाउंड इंक्रीमेंट्स होते हैं। तो जो एक पर्सनल टच होता है ना दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है। मैनेजर्स और ओनर्स के बीच में बहुत गैप होता है, तो इस वजह से यहाँ पे इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट होता है। लैक ऑफ सीक्रेसी इसलिए क्योंकि रिपोर्ट्स कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रार को भी देनी पड़ती हैं, पब्लिक से पैसा लिया होता है, पब्लिक को भी डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं सारी रिपोर्ट्स। तो जो सीक्रेसी सोल ट्रेडरशिप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में है, क्योंकि उन्हें कुछ डिस्क्लोज नहीं करना होता, ऐसी सीक्रेसी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। सारे ड्रॉबैक्स के बावजूद बच्चों हम ये देखते हैं कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके जो है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं इस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए। और जब हम एंड में देखेंगे
तो हम सारा कंपैरेटिव व्यू देखेंगे, हर तरह की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे। तो अभी बस आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसकी क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन इस पे आता नहीं है, जितने बेनिफिट्स लिमिटेशंस मैंने डिस्कस करी हैं उसके बारे में एक एक दो दो लाइनें बस इतना समझ लेना आपके लिए काफी होगा। So only types of companies is left to be discussed in the company form of organization. See you next time with more discussions.